नमस्कार दोस्तों। यह एनसीईआरटी की की कक्षा 6 की पाठ्य पुस्तक है। ऑथेंटिक बुक है, सरकारी बुक है। हर एक लाइन इम्पोर्टेंट है। तो चलिए आराम से समझते हुए याद करते हुए चलते हैं और जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण फैक्ट व डाटा होगा उसको अच्छी तरह से समझ लेंगे अपन है। तो चलिए शुरू करते हैं। शहरी क्षेत्र में आजीविका कक्षा 6 की है, पॉलिटिकल की। इस चित्र में आप क्या देख रहे हैं? आप पहले ही ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के कार्यों के बारे में पढ़ चुके हैं। अब पिछले पाठ में दिए गए ग्रामीण क्षेत्र के कार्यों के क्षेत्र से इस क्षेत्र की तुलना कीजिए। शहर का एक भाग दूसरे भाग से अलग होता है। अलग होता है। शहर का एक भाग दूसरे भाग से अलग होता है। आपने ऊपर वाले चित्र में क्या भिन्नताएं देखी? ठीक है, एक मिनट। शहर का एक भाग दूसरे भाग से अलग होता है। आपने ऊपर वाले चित्र में क्या भिन्नताएं देखी? एक भाग दूसरे भाग से है। ये है भाई, ये तो लग रहा है बस स्टैंड है ना। बस स्टैंड है, ये ठेली वाला है ना। बस स्टैंड वहीं है। ये स्कूल का चित्र है, ये फैक्ट्री का है, और ये कचौड़ी वगैरह की दुकान। ये बिल्डिंग बन रही है बड़ी बड़ी, ये ढाबा है। ठीक, आगे चलते हैं। भारत में 5,000 से ज़्यादा शहर है और 27 महानगर हैं। कितने हैं? भारत में 5,000 से ज़्यादा शहर है भाई। 5,000 से ज़्यादा शहर हैं। 5,000 ज़्यादा शहर हैं और 27 महानगर हैं। चेन्नई, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता जैसे प्रत्येक महानगर में 10 लाख से भी ज़्यादा लोग रहते हैं। अरे 10 लाख क्या, तो भाई बहुत, करोड़ों में रहती है जनसंख्या में। और काम करते हैं। कहते हैं कि शहर में ज़िंदगी कभी रुकती नहीं। चलिए एक शहर में जाकर देखें, वहाँ लोग क्या काम करते हैं। क्या वे नौकरी करते हैं या अपने रोज़गार में लगे हैं? वे अपना जीवन कैसे चलाते हैं? क्या रोज़गार और कमाई के मौके समान रूप से सभी को मिलते हैं? पेंटिंग है। सड़कों पर काम करना, यह वह शहर है जिसमें मेरी मौसेरी बहन रहती है। मैं यहाँ गिनी चुनी बार ही आई हूँ। यह बहुत बड़ा शहर है। एक बार जब मैं यहाँ आई तो मेरी मौसेरी बहन मुझे घुमाने के लिए ले गई। तब तड़के ही घर से निकल गई थी। जैसे ही हम मुख्य सड़क की तरफ मुड़े, हमने देखा कि वहाँ काफ़ी चहल पहल थी। सब्जी बेचने वाली अपनी रेहड़ी पर टमाटर, गाजर व खीरे को सजाने में व्यस्त थी ताकि लोग देख सकें कि उसके पास बेचने के लिए क्या क्या है। उसके बगल में फुटपाथ पर एक फूल वाली बैठी थी। वह सुंदर, रंगीन व तरह तरह के फूल बेच रही थी। हमने उससे लाल और पीला गुलाब खरीदा। सड़क के दूसरी तरफ पटरी पर एक व्यक्ति अखबार बेच रहा था और वह चारों ओर से लोगों से घिरा हुआ था। हर कोई अखबार को पढ़ना चाहता था। वहाँ से बसें जोर जोर से हॉर्न बजाती हुई गुजर रही थी। ऑटो रिक्शा स्कूल के बच्चों से ठसाठस भरे हुए थे। आस पास के पेड़ के नीचे एक मोची छोटे से टिन के बक्से से अपना सामान निकाल रहा था। वही सड़क के किनारे नाई अपना काम शुरू कर चुका था। उसके पास एक ग्राहक पहले से ही था जो सुबह सुबह दाढ़ी बनवाना चाहता था। सड़क से थोड़ी दूर जाकर एक औरत ठेला गाड़ी में प्लास्टिक की बोतलें, डिब्बे, बालों की पिन व चिमटी ले जा रही थी। वहीं पर एक दूसरा व्यक्ति घर घर बेचने के लिए साइकिल पर सब्जी ले जा रहा था। हम उस जगह पर आ गई हम उस जगह पर आ गई जहाँ रिक्शे वाले एक कतार में खड़े होकर ग्राहक का इंतजार कर रहे थे। हमने एक को बाजार जाने के लिए तय किया। बाजार वहाँ से 2 किलोमीटर पर था। बच्चू माजी बच्चू माजी आराम कर रहे हैं।
रिक्शा है, ठीक है ना। अब तो टेम्पो चलते हैं भाई, अब तो बहुत कम चलते हैं ये आदमियों के द्वारा। मैं बिहार के गांव से आया हूँ जहाँ मैं मिस्त्री का काम करता था। मेरी बीवी और 3 बच्चे गांव में ही रहते हैं। हमारे पास ज़मीन नहीं है। गांव में मिस्त्रीगिरी का काम लगातार नहीं मिलता। जो कमाई होती थी वह परिवार के लिए पूरी नहीं पड़ती थी। जब मैं शहर पहुंचा तो मैंने ये पुराने रिक्शा ख़रीदा और उसका पैसा किस्त में चुकाया। यह काफ़ी साल पहले की बात है। रोज़ सुबह बस स्टॉप पर पहुंच जाता हूँ और ग्राहक जहाँ भी जाना चाहे उन्हें वहाँ छोड़ देता हूँ। फिर रात को 8-9 बजे तक रिक्शा चलाता हूँ। मैं शहर की एक कॉलोनी में आस पास करीब 6 किलोमीटर तक रिक्शा चलाता हूँ। दूरी के हिसाब से हर ग्राहक मुझे 10-30 रुपये देता है। जब तबीयत ख़राब हो जाती है तब मैं ये काम नहीं कर पाता। उन दिनों कमाई बिल्कुल नहीं हो पाती। मैं अपने दोस्तों के साथ किराए के कमरे में रहता हूँ। वे सब पास की फैक्ट्री में काम करते हैं। रोज़ 200-300 रुपये तक मेरी कमाई हो जाती है, जिसमें से 100 से 150 रुपये खाने और किराए पर खर्च हो जाते हैं। बाकी मैं परिवार के लिए बचा लेता हूँ। साल में 2-3 बार मैं अपने परिवार से मिलने गाँव जाता हूँ। जो पैसा शहर से भेजता हूँ मेरा परिवार उसी पर जीता है। कभी कभार मेरी बीवी खेतों में मजदूरी करके थोड़ा बहुत कमा लेती है। बच्चू मांझी, एक रिक्शा वाला। बच्चू मांझी शहर में क्यों आया था? बच्चू अपने परिवार के साथ क्यों नहीं रह सकता? किसी सब्जी बेचने वाली या ठेले वाले से बात करिए और पता लगाइए कि वे अपना काम कैसे करते हैं। तैयारी, खरीदना, बेचना इत्यादि। बच्चों को एक दिन की छुट्टी लेने से पहले भी सोचना पड़ता है। क्यों? बच्चू मांझी की तरह ही शहर में कई सारे लोग सड़कों पर काम करते हैं। वे चीज़ें बेचते हैं, उनकी मरम्मत करते हैं या कोई सेवा देते हैं। वे स्वयं रोजगार में लगे हैं। उनको कोई दूसरा व्यक्ति रोजगार नहीं देता, इसलिए उन्हें अपना काम खुद ही संभालना पड़ता है। वे खुद योजना बनाते हैं, कितना माल खरीदें, कहाँ वे कैसे अपनी दुकान चलाएं। उनकी दुकान अस्थायी होती है। कभी कभी तो टूटे फूटे गत्ते के डिब्बों या बक्सों पर कागज़ फैलाकर दुकान बन जाती है, या खंभों पर तिरपाल या प्लास्टिक चढ़ा लेते हैं। वे अपने ठेले या सड़क की पट्टी पर प्लास्टिक बिछाकर भी काम चलाते हैं। उनको पुलिस कभी भी अपनी दुकान हटाने को कह देती है। उनके पास कोई सुरक्षा नहीं होती। कई ऐसी भी जगह हैं जहाँ ठेले वालों को घुसने ही नहीं दिया जाता। ठेले वाले जो चीज़ें बेचते हैं वे अक्सर घर पर उनके परिवार वाले बनाते हैं। ठेले वाले परिवार वाले चीज़ों को खरीदकर साफ करके छाँट कर बेचने के लिए तैयार करते हैं। उदाहरण के लिए जो सड़कों पर खाना या नाश्ता बेचते हैं वह ज़्यादातर घर पर ही बनाया जाता है। अहमदाबाद शहर में एक सर्वेक्षण में पाया गया कि काम करने वालों में से 12% लोग सड़कों पर काम कर रहे हैं। अक्सर शहर में काम करके आजीविका चलाने वाले कामगारों को मजबूरन सड़कों पर ही रहना पड़ता है। चित्र में ऐसी जगह दिख रही है जहाँ दिन के वक्त कामगार अपना सामान रख जाते हैं और रात में वहीं खाना बनाते हैं। ठीक, ये कोई जगह है, वहाँ है, सामान लटक रहा है। ये आटा वगैरह खाने पीने की चीज़ है। ये पीपे रखे हैं, देख पीपा है, ये सब पीपा ही पीपा है। अलग अलग का अलग अलग होगा शायद। यहाँ पर एक साथ खाना बनाते होंगे, इनमें आटा रखा होगा, लोग वगैरह लग रहा होगा। आगे चलते हैं। हमारे देश के शहरी इलाकों में लगभग 1 करोड़। कोई दिक्कत? लेकिन यार कुत्ता वगैरह, जंगली सुअर वगैरह ये ख़राब कर सकते हैं ना। लेकिन वो सब ऊपर है और इनमें लॉक लग रहा है ना। हाँ, हमारे देश के शहरी इलाकों में लगभग 1 करोड़ लोग फुटपाथ और ठेलों पर सामान बेचते हैं। 1 करोड़। अभी हाल फिलहाल तक गलियों और फुटपाथों पर इस काम को यातायात और पैदल चलाने वाले लोगों के लिए एक रुकावट की तरह देखा जाता था, लेकिन कई संस्थाओं के प्रयास से अब इसको सभी के लिए उपयोगी और आजीविका कमाने के अधिकार के रूप में देखा जा रहा है। सरकार भी उस कानून को बदलने पर विचार कर रही है जिससे उन पर प्रतिबंध लगा हुआ था। कानून में बदलाव आने से उनके पास काम करने की जगह होगी और यातायात एवं लोगों का आवागमन भी सहज रूप से हो पाएगा। ऐसा सुझाव है कि शहरों में कुछ इलाके फुटपाथ और ठेलों पर सामान बेचने वालों के लिए तय
कर दिए जाएं। यह भी सुझाव है कि उन्हें खुले रूप में आने जाने की अनुमति हो और वे लोग उन समितियों में रखे जाएं जो उन मुद्दों पर निर्णय लेती है। यह भी सुझाव है कि उन्हें खुले रूप से आने जाने की अनुमति हो और वे लोग उन समितियों में रखे जाएं जो इस मुद्दे पर निर्णय लेती है। बाजार में जब हम बाजार पहुंची तो दुकान अभी खुलनी शुरू हुई थी, लेकिन त्यौहार के कारण वहाँ बहुत भीड़ हो चुकी थी। वहाँ मिठाई, खिलौने, कपड़े, चप्पल, बर्तन, बिजली के सामान इत्यादि की दुकानें की कतार पर कतार थी। एक कोने में दांतों के डॉक्टर का क्लिनिक था। मेरी मौसेरी बहन ने उनसे पहले से ही समय ले रखा था। अम्मा पहले पहुंच गई जिससे हमारी बारी न चली जाए। हमें थोड़ी देर एक कमरे में इंतज़ार करना पड़ा। डॉक्टर ने उसके दांतों का परीक्षण किया और दांत का छेद भरवाने के लिए अगले दिन आने को कहा। वह बहुत डर गई थी क्योंकि उसने सोचा कि एक तो अपना दांत खराब होने दिया और ऊपर से इतना दर्द सहन करना पड़ेगा। डॉक्टर के यहाँ से हम सिले हुए कपड़ों के एक शोरूम पर गई क्योंकि मैं कुछ सिले सिलाए कपड़े खरीदना चाहती थी। इस शोरूम की 3 मंजिलें थी और हर मंजिल पर अलग तरीके के कपड़े थे। हम तीसरी मंजिल पर पहुंचे जहाँ लड़कियों के कपड़े रखे हुए थे। प्लेट है, खाने की प्लेट है। बड़ी दुकान में अर्पित पहले मेरे पापा और चाचा एक छोटी सी दुकान पर काम करते थे। इतवार को और त्योहारों के समय में और मेरी माँ उनकी मदद करते थे। मैंने कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद वहाँ काम करना शुरू किया। अब मेरी पत्नी वंदना और मैं यह शोरूम चलाते हैं। हरप्रीत पहले मेरे पापा और चाचा एक छोटी सी दुकान पर काम करते थे। इतवार को और त्योहारों के समय मैं और मेरी माँ उनकी मदद करते थे। मैंने कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद वहाँ काम करना शुरू किया। अब मेरी पत्नी वंदना और मैं यह शोरूम चलाते हैं। वंदना हमने कुछ साल पहले यह शोरूम खोला। मैं एक ड्रेस डिज़ाइनर हूँ। मैंने तरह तरह के फैशन के कपड़े बनाने की पढ़ाई की है, लेकिन आजकल लोग कपड़े सिलवाने की जगह सिले सिलाए यानी रेडीमेड कपड़े खरीदना पसंद करते हैं। इसलिए मेरा ध्यान इस बात पर ज़्यादा रहता है कि कैसे इन रेडीमेड कपड़ों को आकर्षक रूप से सजाकर रखा जाए। हम अपने शोरूम के लिए अलग अलग जगहों से सामान खरीदते हैं। ज़्यादातर माल मुंबई, अहमदाबाद, लुधियाना और त्रिपुर से आता है। कुछ सामान दिल्ली के पास के शहरों जैसे गुड़गांव और नोएडा से भी आता है। कुछ कपड़े हम विदेशों से भी मंगवाते हैं। इस शोरूम को सही रूप से चलाने के लिए हमें कई चीज़ें करनी पड़ती है। हम विभिन्न अखबारों में, सिनेमा हॉल में, टेलीविज़न में, रेडियो चैनल पर विज्ञापन देते हैं। अभी तो यह शोरूम किराए पर हम इसे जल्द ही खरीद लेंगे जब यह बाज़ार आसपास रहने वाले लोगों के लिए मुख्य बाज़ार बन गया है। जब से यह बाज़ार तब से हमारा व्यापार बहुत बढ़ गया है। हमने एक कार खरीद ली है और पास ही सोसाइटी में एक फ्लैट भी ले लिया है। खूब रुपया है भाई। वंदना और हरप्रीत ने एक बड़ी दुकान क्यों शुरू की? उनको यह दुकान चलाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है? एक बड़ी दुकान के मालिक से बात कीजिए और पता लगाइए कि अपने काम की योजना कैसे बनाते हैं। क्या पिछले 20 सालों में उनके काम में कोई बदलाव आया है? जो बाज़ार में सामान बेचते हैं और जो सड़कों पर सामान बेचते हैं उनमें क्या अंतर है? ठीक। वंदना और हरप्रीत ने एक बड़ी दुकान क्यों शुरू की? उनको यह दुकान चलाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है? एक बड़ी दुकान के मालिक से बात कीजिए और पता लगाइए कि अपने काम की योजना कैसे बनाते हैं। क्या पिछले 20 सालों से उनके काम में कोई बदलाव आया है? जो बाज़ार में सामान बेचते हैं और जो सड़कों पर सामान बेचते हैं उनमें क्या अंतर है? एक बड़ी दुकान के मालिक से बात कीजिए और पता लगाइए कि अपने काम की योजना कैसे बनाते हैं। क्या पिछले 20 सालों में उनके काम में कोई बदलाव आया है? हरप्रीत और वंदना की तरह कई लोग हैं जिनके पास शहर के बाज़ारों में अपनी दुकानें हैं। वे दुकानें छोटी बड़ी है और लोग अलग अलग चीज़ें बेचते हैं। ज़्यादातर व्यापारी अपनी दुकान का व्यापार खुद संभालते हैं। वे किसी दूसरे की नौकरी नहीं करते, लेकिन वे खुद कई लोगों को मैनेजर या सहायक की तरह नौकरी पर रखते हैं। व्यापारी ये पक्की दुकान होती है जिनके पास नगर निगम से व्यापार करने के लिए लाइसेंस होता है। नगर निगम यह निश्चित करता है कि सप्ताह में कौन से दिन बाज़ार बंद रहेगा। उदाहरण के लिए इस बाज़ार में दुकानें बुधवार को बंद रहती है। इस बाज़ार में छोटे छोटे दफ्तर और अन्य दुकानें भी हैं जो बैंक, कुरियर इत्यादि की सेवाएं देती है।
फैक्ट्री में। मैं अपने एक कपड़े पर जरी का काम करवाना चाहती थी जो मुझे एक खास मौके पर पहनना था। मेरी बहन ने कहा कि वह निर्मला को जानती है जो एक कपड़े सिलने की फैक्ट्री में काम करती है। निर्मला के पड़ोसी जरी और कढ़ाई का काम करते हैं। हमने बस पकड़ी और फैक्ट्री की तरह हमने बस पकड़ी और फैक्ट्री की तरफ चल पड़ी। बस खचाखच भरी हुई थी। हर स्टॉप पर लोग चढ़ते ही जा रहे थे और कोई उतरने का नाम नहीं ले रहा था। अपनी जगह बनाने के लिए लोग एक दूसरे को धक्का दे रहे थे। मेरी बहन ने मुझे एक कोने पर खड़ा कर दिया ताकि भीड़ में हमारा भुड़ता न बन जाए। मुझे हैरानी हो रही थी कि लोग रोज़ ऐसे कैसे सफ़र करते हैं। जैसे ही बस फैक्ट्री के पास पहुंची लोग उतरने लगे। हम भी एक मोड़ पर उतर गई। जान में जान आई। मोड़ पर बड़े सारे लोग समूह में बाड़ों पर बैठे हुए थे। ये कुछ टिक कर खड़े हुए थे। उन्हें देखकर लग रहा था कि वे शायद किसी का इंतज़ार कर रहे थे। कुछ लोग स्कूटरों पर सवार उनसे बात कर रहे थे और रेट को लेकर मोल तोल कर रहे थे। मेरी बहन ने समझाया कि लेबर चौक कहलाता है ये दिहाड़ी पर काम करने वाले मजदूर और मिस्त्री। कुछ जहाँ भवन बन रहे होते हैं वह मजदूरी करते हैं, कुछ बोझा ढोते हैं और ट्रकों में सामान उतारते हैं। कुछ लोग टेलीफोन की लाइन और पानी की पाइप के लिए खुदाई का काम भी करते हैं। लेबर चौक है। लेबर चौक पर दिहाड़ी मजदूर अपने औजारों के साथ बैठकर लोगों का इंतजार करते हैं। लोग उन्हें काम करवाने के लिए वहीं से ले जाते हैं, लेकिन उन्हें हमेशा काम नहीं मिलता। ऐसे हजारों अनियमित मजदूर शहर में है। हम फैक्ट्री में घुसे तो हमने पाया कि वहाँ अलग अलग काम के लिए अलग अलग प्रभाव थे। उनमें ऐसा लग रहा था कि लोगों की कभी न खत्म होने वाली पंक्तियाँ थी जहाँ कपड़े सिले जा रहे थे। उस विभाग में हमने देखा कि लोग छोटे से कमरे में मशीनों पर काम कर रहे हैं। एक एक व्यक्ति एक एक सिलाई की मशीन पर लगा हुआ था और हर कमरे में ऐसी बहुत सी सारी मशीनें थीं जो कपड़े तैयार हो रहे थे। वे कमरे में एक तरफ तह करके लगाए जा रहे थे। तह करके हमने निर्मला को ऐसी एक जगह पर पाया। वह मेरी बहन से मिलकर बहुत खुश हुई। उसने वादा किया कि मेरे कपड़ों पर जरी का काम करवा देगी। निर्मला कपड़े निर्यात करने वाली एक कंपनी में दर्जी का काम करती है। जिस फैक्ट्री में वह काम करती है वहाँ अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी और नीदरलैंड जैसे देशों के लोग के लिए गर्मी के कपड़े सिले जाते हैं। दिसंबर से अप्रैल तक निर्मला पर काम का बोझ बहुत ज़्यादा रहता है। अक्सर वह 9 बजे सुबह काम शुरू करती है और रात 10 बजे तक ही काम निपट पाता है। कई बार और भी देर हो जाती है। वह हफ्ते में 6 दिन काम करती है। जब काम जल्दी होता है तो उन्हें इतवार को भी काम पर जाना होता है। जल्दी का होता है। निर्मला को रोज़ 8 घंटे काम करने के 280 रुपये मिलते हैं। 8 घंटे के 280 मिलते हैं और अतिरिक्त 100 रुपये देकर काम करने का मिलता है और अतिरिक्त रुपये 100 देर तक काम करने का मिलता है। जून तक काम खत्म हो जाता है तो फैक्ट्री वाले इन दर्जियों की संख्या घटा देते हैं। निर्मला को भी निकाल दिया जाएगा। हर साल करीब 3 से 4 महीने के लिए उसके पास काम नहीं रहता। निर्मला की तरह ज़्यादातर कारीगर अनियमित रूप से काम में लगे हुए हैं। मतलब उनको काम पर तभी आना होता है जब मालिक को ज़रूरत होती है। उनको रोज़गार तभी मिलता है जब मालिक को बहुत सारा काम मिल जाता है या फिर खास मौसमों में काम मिलता है। साल के बचे हुए समय में उन्हें दूसरा काम ढूंढना पड़ता है। निर्मला की तरह नौकरियां स्थायी नहीं होती। अगर कारीगर अपनी तनख्वाह या परिस्थितियों के बारे में शिकायत करते हैं तो उन्हें निकाल दिया जाता है। नौकरी की कोई सुरक्षा नहीं होती और अगर कोई बुरा व्यवहार करे तो उन्हें बचाव के लिए कुछ नहीं होता। उनसे बहुत लंबे समय तक रोज़ काम करने की उम्मीद
भी रखी जाती है। उदाहरण के लिए बिजली से चलने वाले कर्गों की यानी पावर लूम फैक्ट्री में मजदूर दिन और रात की पालियों 12-12 घंटे तक काम करते हैं। 12-12 घंटे, 12-12 घंटे। उन्हें 8 घंटों से ज़्यादा काम करने की मजदूरी अलग से नहीं मिलती। मशीन है सिलाई की आधुनिक। इलेक्ट्रॉन सिलाई की मशीन है ये धागे हैं भाई, ये धागे हैं ये। ठीक, यहाँ से शुरू करते हैं। मैं काम मिलता है, साल के बचे समय उन्हें दूसरा काम ढूंढना पड़ता है। निर्मला की तरह की नौकरी स्थायी नहीं होती। अगर कारीगर अपनी तनख्वाह या परिस्थितियों के बारे में शिकायत करते हैं तो उन्हें निकाल दिया जाता है। नौकरी की कोई सुरक्षा नहीं होती और अगर कोई बुरा व्यवहार करे तो उनके बचाव के लिए कुछ नहीं होता। उनसे बहुत लंबे समय तक रोज़ काम करने की उम्मीद भी रखी जाती है। उदाहरण के लिए बिजली से चलने वाले कर्गों यानी पावर लूम फैक्ट्री में मजदूर दिन और रात की पालियों 12-12 घंटे तक काम करते हैं। उन्हें 8 घंटों से ज़्यादा काम करने की मजदूरी अलग से नहीं मिलती। आपको क्या लगता है कि फैक्ट्रियां या छोटे कारखाने मजदूरों को अनियमित रूप से काम पर क्यों रखते हैं? अपने फायदे के लिए। निर्मला जैसे मजदूरों की काम करने की परिस्थितियों का निम्न के आधार पर विवरण दीजिए। काम के घंटे, कमाई, काम करने की जगह पर सुविधाएं, साल भर में रोजगार के दिनों की संख्या। क्या आप यह मानेंगे कि दूसरों के घरों में काम करने वाली महिलाएं भी अनियमित मजदूरों की श्रेणी में आती है? क्यों? एक ऐसी कामगार महिला के दिन भर के काम का विवरण दीजिए। दिन भर के काम का विवरण दीजिए दफ्तर में। मेरी मौसी सुधा विपणन प्रबंधक यानी कि मार्केटिंग मैनेजर है। उन्होंने अपनी शाम 5:30 बजे से पहले अपने दफ्तर पहुंचने को कहा था। हमने सोचा कि देर न हो जाए इसलिए ऑटो रिक्शा ले लिया, जिसने हमें बिल्कुल समय पर पहुंचा दिया। उसका दफ्तर ऐसी जगह पर था जहाँ चारों तरफ बड़ी बड़ी इमारतें थीं। उनमें से सैकड़ों लोग बाहर आ रहे थे, कुछ कार पार्किंग की तरफ बढ़ रहे थे और कुछ बसों की पंक्तियों की तरफ। मौसी एक बिस्कुट बनाने वाली कंपनी में मैनेजर का काम करती है। बिस्कुट शहर के बाहर एक फैक्ट्री में बनाए जाते हैं। फैक्ट्री में बनाए जाते हैं। बनाए जाते हैं। मौसी 50 विक्रेताओं सेल्समैन के काम का निरीक्षण करती है जो शहर के विभिन्न भागों में आते जाते हैं। 50 विक्रेताओं सेल्समैन के काम का निरीक्षण करती है। ये लोग दुकानदारों से बड़े बड़े ऑर्डर लेते हैं और उनसे भुगतान इकट्ठा करते हैं। काम को सुचारू रूप से चलाने के लिए मौसी ने शहर को 6 भागों में बांट दिया है और वे हर हफ्ते एक भाग के विक्रेताओं से मिलती है। वे उनकी प्रगति रिपोर्ट देखती है और उनकी समस्याओं पर चर्चा करती है। उनको पूरे शहर में बिक्री की योजना बनानी होती है और अक्सर देर रात तक काम करना पड़ता है। उन्हें काम के सिलसिले में यात्राएं भी करनी पड़ती है। मौसी को नियमित तनख्वाह मिलती है और वह बिस्कुट कंपनी की स्थायी कर्मचारी है और वे यह उम्मीद रख सकती है कि उनकी नौकरी लंबे समय तक चलेगी। स्थायी कर्मचारी होने के कारण उनको निम्नलिखित फायदे भी मिलते हैं। बुढ़ापे के लिए बचत, उनकी तनख्वाह का एक भाग भविष्य निधि में सरकार के पास डाल दिया जाता है। इस बचत पर ब्याज भी मिलता है। नौकरी से सेवानिवृत्त होने पर यह पैसा मिल जाता है। छुट्टियाँ, इतवार और राष्ट्रीय त्योहारों के लिए छुट्टी मिलती है। उनको वार्षिक छुट्टी के रूप में कुछ दिन मिलते हैं। परिवार के लिए चिकित्सा की सुविधाएं, कंपनी एक सीमा तक कर्मचारी और उनके परिवारजनों के इलाज का खर्चा उठाती है। अगर तबीयत खराब हो जाए तो कर्मचारी को बीमारी के दौरान छुट्टी मिलती है। शहर में ऐसे कई कर्मचारी होते हैं जो दफ्तरों, फैक्ट्रियों और सरकारी विभागों में काम करते हैं, जहां
जहाँ उन्हें नियमित और स्थायी कर्मचारी की तरह रोज़गार मिलता है। वे लगातार उसी दफ्तर या फैक्ट्री में काम पर जाते हैं, उनका काम भी तय होता है, उनको हर महीने तनख्वाह मिलती है। अगर फैक्ट्री में काम हो तो भी उन्हें अनियमित रूप से काम करने वाले मजदूरों की तरह निकाला नहीं जाता। काम कम हो तो जल्दीबाजी नहीं है, निकाला नहीं जाता। आखिरी दिन खत्म हुआ और हम मौसी की कार में थकी मांदी बैठ गई, लेकिन आज बहुत मज़ा आया। मैंने सोचा कि कितना अच्छा है कि शहर में इतने सारे लोग इतनी तरह का काम करते हैं। वे कभी एक दूसरे से मिलते भी नहीं, मगर उनका काम उन्हें बांधता है और शहरी जीवन को बनाए रखता है। ये बात सही है, वे कभी एक दूसरे से मिलते भी नहीं, मगर उनका काम उन्हें बांधता है, काम और शहरी जीवन को बनाए रखता है। अभ्यास, ये पाठ हो चुका है भाई, कॉल सेंटर है। पहले ऐसे कंप्यूटर थे भाई। महानगरों में कॉल सेंटरों में काम करना रोजगार का एक नया क्षेत्र है। उपभोक्ता टीवी, फ्रिज जैसे सामानों को खरीदते हैं, बैंक और फोन जैसी सेवाओं का उपयोग करते हैं। कॉल सेंटर एक केंद्रीकृत दफ्तर है जहां एक ही जगह से उपभोक्ताओं की समस्याओं और उनसे जुड़े सवालों से संबंधित जानकारी दी जाती है। कॉल सेंटर प्राय हॉलनुमा कमरों में चलाए जाते हैं। उनमें अलग अलग खाने बने रहते हैं जहाँ कंप्यूटर, टेलीफोन, हेडफोन और स्पीकर लगे रहते हैं। उनमें अलग अलग खाने बने रहते हैं, वहाँ कंप्यूटर, टेलीफोन, हेडफोन और स्पीकर। भारत इस क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया है। यहाँ न केवल भारतीय कंपनी बल्कि विदेशी कंपनियाँ भी अपने कॉल सेंटर खोलती है। विदेशी कंपनियों के आकर्षण का कारण है कि यहाँ अंग्रेजी बोलने वाले लोग आसानी से और कम वेतन पर मिल जाते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है ना, कम पैसा खर्च होता है, उनका मुनाफा अधिक होता है। इस वजह से सस्ते मजदूरियाँ पर सस्ते लोग मिल जाते हैं, कम वेतन देना होता है उनको। और थोड़ी छूटा है कुछ। कील गार्ड रखी है और लटका रखे हैं सामान। बच्चों माजी, ठीक। क्वेश्चन आंसर देखते हैं अब। नीचे लेबर चौक पर आने वाले मजदूरों की ज़िंदगी का विवरण दिया गया है। इसे पढ़िए और आपस में चर्चा कीजिए कि लेबर चौक पर आने वाले मजदूरों के जीवन की क्या स्थिति है। लेबर चौक पर जो मजदूर रहते हैं उनमें से ज़्यादातर अपने रहने की स्थायी व्यवस्था नहीं कर पाते, इसलिए वे चौक के पास फुटपाथ पर सोते हैं। यहाँ पर पास के रात्रि विश्राम गृह रैन बसेराम रहते हैं। इसे नगर निगम चलाता है और इसमें 6 रुपया एक बिस्तर का प्रतिदिन किराया देना पड़ता है। 6 रुपया। सामान की सुरक्षा का कोई इंतजाम नहीं रहने के कारण वे वहाँ के चाय या पान बीड़ी वालों की दुकानों को बैंक के रूप में इस्तेमाल करते हैं। उनके पास वे पैसा जमा करते हैं और उनसे उधार भी लेते हैं। वे अपने औजारों को रात में उनके पास हिफाजत के लिए छोड़ देते हैं। दुकानदार मजदूरों के सामान की सुरक्षा के साथ ज़रूरत पड़ने पर उन्हें कर्ज भी देते हैं। हिंदू ऑनलाइन, अमन सिटी। निम्न तालिका को पूरा कीजिए और उनका काम किस तरह से अलग है इसका वर्णन कीजिए। बच्चों माजी, 100 प्रतिदिन, काम की सुरक्षा, सुविधाएं, स्वयं
का काम या रोजगार। हरप्रीत और वंदना स्वयं का काम। निर्मला कोई सुरक्षा नहीं। देखिए बच्चू मांझी काम की जगह फिक्स नहीं। आय 100 रुपये प्रतिदिन। काम की सुरक्षा कुछ नहीं। सुविधाएं कुछ नहीं। स्वयं का काम या रोजगार, हाँ ये है। हरप्रीत और वंदना काम की जगह, आय है ना 200 से 300। काम की सुरक्षा, सुविधाएं, स्वयं का काम। निर्मला सुधा, बहुत फर्क है ना। 100 प्रतिदिन और 30, 5,000 या फिर 10,000। 30। एक स्थायी और नियमित नौकरी अनियमित काम से किस तरह अलग है। सुधा को अपने वेतन के अलावा और कौन से लाभ मिलते हैं। नीचे दी गई तालिका अपनी परिचित बाजार की दुकानें या दफ्तरों के नाम भरें कि वे किस प्रकार की चीज़ें या सेवाएं मुहैया कराते हैं। दुकानों या दफ्तरों के नाम, चीज़ों या सेवाओं के प्रकार। ठीक, तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।